साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया यार, यही 2 नंबर का दे दिया। तो ये तो बहुत ही आसान है, पी प्लांट उसका साइंटिफिक नेम। शायद तुम्हें इस वीडियो की तलाश थी, तुम शायद यही ढूंढना चाहते थे। क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें से एक टॉपिक है तुम्हारा टॉनिसिटी, लोकेशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसमें CSF और मेनिंजेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेसिमेन पेपर में भी और 2025 का जो तुम्हारा फाइनल पेपर। क्योंकि इतना सारा सिलेबस है हमारे बायो के, मेन 15 चैप्टर्स हैं और उसमें से हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पता चल जाएंगे तो यार तुम बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट तुम इसको रिवाइज कर सकते हो। हेलो 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 निंजास, क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो होने वाला है ये अभी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शायद तुम्हें इस वीडियो की तलाश थी, तुम शायद यही ढूंढना चाहते थे। क्योंकि इतना सारा सिलेबस है हमारे बायो के, मेन 15 चैप्टर्स हैं और उसमें से हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पता चल जाएंगे तो यार तुम बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट तुम इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो वैसे ICSE बोर्ड कहता है कि हम कोई ब्लूप्रिंट नहीं देते हैं, बट फिर भी अगर हम पास ईयर का एनालिसिस करें तो कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड उसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये नोट डाउन कर लेना, कहीं इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, क्योंकि मैं आपको वो वाले टॉपिक्स भी मार्क कराने वाली हूं जो बार बार आ रहे हैं, वो व्हाइट कलर के बॉक्स में होंगे। ठीक है, तो आपकी उपमा में ले आई है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्रोमोसोम के बारे में पूछा जा सकता है और DNA का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी आ सकता है, बट DNA किसने दिया था, ये बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। फिर डायग्राम वाइज स्टेजेस ऑफ माइटोसिस पे शर्त लगा लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, इसके डायग्राम्स दे दिए जाते हैं। MCQ में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और आपको स्टेजेस आइडेंटिफाई भी करनी होती है और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। डेफिनेशन इस चैप्टर में से बहुत पूछी जाती है, जैसे सेंट्रोमेयर, एलोसोम्स, ठीक है, अलील्स, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स का नंबर, कितना पेयर ऑटोसोम्स का है, कितना एलोसोम्स का, ये पूछा जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर डेफिनेशन आती है, जिनका सेम शेप, स्ट्रक्चर, साइज है, उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। काइज्मा क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जो हम मियोसिस में पढ़ते हैं। और सेंट्रोमेयर इज द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, अलील ऑल्टरनेटिव पेयर ऑफ अ जीन, दैट इज अलील। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें से बनती है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे चैप्टर के ऊपर, दैट इज जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स। तो जब ये चैप्टर की शुरुआत तुम करोगे तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। फिर मेंडल के दोनों क्रॉसेस इंपॉर्टेंट है भाई, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल आएगा, बट तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो तुम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो बहुत ही आसान है और उसके ऊपर भी MCQ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तुमसे सीधा फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियोज भी पूछे जा सकते हैं और फिनोटाइप और जीनोटाइप की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हो गई। और इसमें जो हमने 2 सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हमारा हीमोफीलिया, दोनों के कॉजेज क्या हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। देन कम्स हमारा पी प्लांट। पी प्लांट पे रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, वो पूछा। फिर उसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया यार, यही 2 नंबर का दे दिया। तो ये तो बहुत ही आसान है, पी प्लांट उसका साइंटिफिक नेम, पाइसम सटाइवम, वो भी तुमको पूरा लिखकर आना है। पी कैपिटल होना चाहिए पाइसम का, सटाइवम का S स्मॉल लेटर में होना चाहिए, अंडरलाइन करके आओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। फिर मेंडल के जो 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपको 3-4 लाइन में या 2-3 लाइन में डिफाइन करना है कि ये जो लॉ है ये क्या कहता है। ठीक है, तो जब ये चैप्टर तुम शुरुआत करोगे तो इस प्लान के साथ, इन टॉपिक्स के साथ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है हमारा तीसरा चैप्टर, दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स देखो इसकी, मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी। डायग्राम ऑफ रूट हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये डायग्राम आता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली एक वीडियो अलग से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड डायग्राम सब डाल दूंगी। बट अभी के लिए ये डायग्राम तुमने मेरे से बहुत बार सुन लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए और बनाने के लिए, दोनों के लिए आता है।
उसके अलावा एसेंट ऑफ सैप में जो फोर्सेस कंट्रीब्यूट होते हैं, तो रूट प्रेशर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी। पिछले साल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन आई हुई है 2 नंबर की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब एनर्जी का यूज करना होता है, प्लांट्स को एटीपी यूज करते हैं। और ये कहाँ होता है बेटा? जब सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है रूट सेल्स ने, तो वो मिनरल्स लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव कराते हैं बाय यूजिंग एनर्जी। टर्जिडिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। टॉनिसिटी के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, जो एक होता है ना कि मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें से एक टॉपिक है तुम्हारा टॉनिसिटी, जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बहुत फेमस है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर जो प्लाज्मोलाइसिस हम पढ़ते हैं, डायग्राम जो हम पढ़ते हैं, जिसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है बेटा सेल का। मान लो हमने कोई प्लांट सेल लिया, ये उसकी सेल वॉल है और उसका साइटोप्लाज्म वगैरह श्रिंक करके दिखाते हैं, और यहाँ पर पूछा जाता है कि हमने कौन से सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया होगा कि इसकी सेल वॉल बिल्कुल श्रिंक कर चुकी है, नॉट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल श्रिंक कर चुकी है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये प्लाज्मोलाइसिस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो है, हाइपोटोनिक हो सकता है इस बार आ जाए, आइसोटोनिक हो सकता है इस बार पूछा जाए, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तुमको रेड ब्लड सेल ले लिया, कोई प्लांट सेल ले लिया, अगर उसका एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है तो क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद है एसेंट ऑफ सैप, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। रूट्स की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। बेटा इसमें सेल वॉल प्रेशर भी ऐड कर लेना, वॉल प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, इसके ऊपर भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास ट्रांसपिरेशन। अब अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं तो हाईली वेटेज वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है। ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस से 5-5 मतलब तुम लगा लो, ट्रांसपिरेशन से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर के, एंड फोटोसिंथेसिस से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ट्रांसपिरेशन की एक तो डेफिनेशन बन जाएगी। तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या है, तो इसमें तुम ट्रांसपिरेशनल पुल बता दोगे कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसका फायदा ये है कि एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट करता है, सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, जिससे रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। फिर है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, देखो स्पेसिमेन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले साल भी पूछा गया था। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन दोनों के लिए ही क्या अडेप्टेशंस है प्लांट्स के अंदर, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर है बेटा पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट है तो पूरा एक्सपेरिमेंट कि भाई जो इसका सेटअप है वो क्या होता है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस क्या हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। इसके लिमिटेशंस क्या है, एयर बबल को लाना बहुत मुश्किल होता है, टू इंट्रोड्यूस द एयर बबल इज इटसेल्फ अ टास्क, एंड एनवायरमेंट जो बाहर होगा, टेम्परेचर चेंज अगर हो रहा है, दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद है बेटा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, पूरा डिटेल में पढ़ना है। इम्बिबिशन से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, एंड ऑस्मोसिस भी होता है, नीचे से ऊपर पूरा लीफ तक प्लांट पहुंच जाएगा। लीफ का स्ट्रक्चर तुमको आई होप याद होगा, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं। फिर है बेटा क्यूटिकल और लेंटिसेल्स। तो क्यूटिकल और लेंटिसेल्स के ऊपर ना पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इनके ऊपर डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे जो वैक्सी लेयर है, या वन वर्ड में ये आ सकता है, व्हाट इज द वैक्सी लेयर, है ना, waxy layer secreted by epidermal cells, so the waxy layer is cuticle, the permanent openings on the stems that is lenticels, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर एक्सुडेशन, एक्सुडेशन में गटेशन और ब्लीडिंग की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, और हाइडा थॉट्स पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे वाटर जो है वो वाटर की फॉर्म में ही मार्जिन्स ऑफ द लीफ से निकल जाता है, आंसर इज हाइडा थॉट्स, तो दिस टर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन का क्या फर्क पड़ता है ट्रांसपिरेशन पर, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है ट्रांसपिरेशन लेस हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लेस हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मोर, तो ट्रांसपिरेशन पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले 2 साल से आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज हाई एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज हाई व्हेन द ह्यूमिडिटी इज देयर, तो ऐसे करके इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ये भी 5 नंबर का लगा लो। फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन घोलकर पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अडेप्टेशंस इन लीफ की वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं, तो तुमको पता है कि क्यूटिकल बहुत थिन कर लिया, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, स्टोमेटा जो है
वो ज़्यादा होने चाहिए, मोर इन नंबर। क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। लीफ जो है वो राइट एंगल पर होनी चाहिए। लोकेशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन में जब फोटोलाइसिस होता है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर आया। अब जैसे ऑक्सीजन बनता है तो एक लाइन का क्वेश्चन बन गया कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो किस रिएक्शन के बाद बना है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइट रिएक्शन हुई तो क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बने, एक तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन गया, H+ आयंस निकल गए एंड इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। फिर जो ADP और NADP है इनकी फुल फॉर्म्स आती हैं और इन्होंने इस बाई प्रोडक्ट का यूज कैसे करा, ये लाइट रिएक्शन में हो गया। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है, ग्लूकोज को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। ठीक है, सो एंड रिजल्ट्स ऑफ फोटोलाइसिस, फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें टेम्परेचर के ऊपर MCQ आता है। तो टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसमें फिर गार्ड सेल्स के बारे में पूछ लेते हैं कि गार्ड सेल्स जो हैं वो ओपन और क्लोज कैसे हो रहे हैं। तो हो सकता है इसमें एक आयन के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन सा आयन है जो गार्ड सेल्स को ओपन करने में हेल्प करता है, K+ आयंस। और यहाँ पर जो बीच में गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, CO2 के एक्सचेंज के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटल पोर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ना तुमसे स्ट्रोमा के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा ग्राउंड सब्सटेंस है क्लोरोप्लास्ट का। सो दिस टर्म is particularly very important when we talk about the structure of chloroplast. Then thylakoid, you already know thylakoid, जिसमें थाली जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो चैप्टर खुद ही बहुत छोटा है, इसमें 2 टॉपिक्स आ जाते हैं, प्लांट के हार्मोन्स एंड देयर यूजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, है ना। तो अगर मैं तुमको बताऊं कि पिछले साल बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है तो सारे ही पूछे गए हैं, तो तुम इसका माइंड मैप देख लेना। गिबरलिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ग्रेप्स की जो ग्रोथ हो रही है, वाइनयार्ड होता है, ग्रेप्स जहां पर ग्रो किए जाते हैं, तो ग्रेप्स की फोटो दे दी जाएगी और ग्रेप के साइज में जो ग्रोथ हो रही है वो कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है, गिबरलिन के हार्मोन की वजह से हो रही है। ये पिछले साल भी आया था और स्पेसिमेन पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गिबरलिन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन आ जाती है। एब्सिसिक एसिड वाला डायग्राम आ जाता है कि कोई लीफ है वो बहुत ज्यादा पेल हो रही है और फिर पेड़ से गिर जा रही है, तो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है। एब्सिसिक एसिड की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंटली देखे गए हैं। तो अगर तुमको स्किप करने हैं टॉपिक्स, लेट्स जस्ट से, ठीक है, स्किप मत करना देखो, बट इफ यू वांट टू जस्ट डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है एंड तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, यू जस्ट वांट टू गेट डिसेंट मार्क्स, तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ यही पढ़ जाओगे तो भी तुम्हारे बेटा 50-60 नंबर आराम से आ जाएंगे, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एम तो हम 80 में से 80 करेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए टॉपिक जरूर लिख रही हूँ जो कि पिछले साल बहुत बार पूछे गए, बट बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट और इतना लेंदी है कि तुम्हें सब पढ़ना चाहिए। इसका माइंड मैप देखो, वन शॉट देखो, मैंने सब कराया उसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम में रिसेंटली वैल्व्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने P और Q वैल्व्स ऐसे सिंबलाइज कर दिया और पूछा गया कि कौन से वैल्व्स कब ओपन और क्लोज होते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स, ट्राइकस्पिड वैल्व, बाइकस्पिड वैल्व, बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वैल्व। फिर आता है बेटा इसमें फाइब्रिनोजेन की डेफिनेशन पूछी गई है, सीरम की डेफिनेशन पूछी गई है, लिम्फ और कोगुलेशन क्या होता है ये भी तुमको पता होना चाहिए। हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड हार्ट की एक एक लेबलिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक हार्ट का डायग्राम दे दिया जाएगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देते हैं और उस पैराग्राफ में पूछा जाता है हार्ट की आउटर कवरिंग क्या है, जी पेरिकार्डियम है, ठीक है। फिर कितने वेंट्रिकल्स हैं, कितने ऑरिकल्स हैं, ये भी तुमको पता होना चाहिए। देन हार्ट के अंदर एक फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है बिटवीन द पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड तुमको पता होना चाहिए। वेंट्रिकल्स का जो अंदर वाला सरफेस होता है वो बड़ा रफ होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पेपिलरी मसल्स, और जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वैल्व्स को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करते हैं, कॉर्डेई टेंडिनी। सो दीज आर सम टर्म्स बेटा जो बार बार इसी हार्ट के ऊपर आई गई हैं, पूछी गई हैं। एंड पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शन काम कर रही हैं, तो अगेन क्वेश्चन बन जाते हैं उनके ऊपर। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो एक लाइन में इसको भी पढ़ के जाना। फिर उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स के जो हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स एंड उनके फंक्शंस एंड न्यूक्लियस के अंदर कितने लोब्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फोटो देखकर पूछ लिया जाएगा कि अगर 3 लोब्स हैं तो वो कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है।
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन आर्टरी, ये डायग्राम तुमको बनाने के लिए भी आता है कि आर्टरी को अगर हमने कट कर दिया तो उसके अंदर 3 लेयर्स मिलती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। तीनों लेयर्स का फंक्शन, किससे बनी हुई है, वो सब पता होना चाहिए। फिर कैपिलरी का डायग्राम भी आता है। कैपिलरी के अंदर सिर्फ एक लेयर होती है, दैट इज ट्यूनिका इंटरना, जो कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है एंड उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, फिर है हार्ट के डिसऑर्डर्स। तो हार्ट के डिसऑर्डर्स में ना आपसे अभी तक वैसे हार्ट के डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल क्वेश्चन आ जाए हार्ट के डिसऑर्डर्स पर। एंड एरिथ्रोपीनिया, ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, ये जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कम ज्यादा होता है, कौन सी बीमारी होती है? 1-2 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ो डिटेल में पढ़ो। देन कम्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, 10-11 नंबर का पूरा ये चैप्टर आता है। अब इसमें देखा जाए तो किडनी के डायग्राम को कट करके जो हम किडनी का पूरा डायग्राम बनाते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला की लेबलिंग, नेफ्रॉन कहाँ प्लेस्ड होता है, नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले कहाँ प्लेस्ड होता है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस और डॉटेड अपीयरेंस किसकी है। फिर आ जाता है बेटा एफेरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल्स में डिफरेंस, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। पूरा डिफरेंस ना पूछ करके सिर्फ वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछेंगे। तो एफेरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बड़ा होता है, इफेरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर छोटा होता है। देन डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों बीमारियों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि तुम ये इस चैप्टर में भी पढ़ते हो और एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में भी पढ़ते हो, तो दोनों में ही आपको कौन सी हार्मोन की सीक्रेशन से ये बीमारियां होती हैं। जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कम आ गया तो डायबिटीज इंसिपिडस इसमें पढ़ते हैं। फिर डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो डायबिटीज मेलाइटस होता है। एबनॉर्मैलिटीज इन यूरिन एक बार रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैलपीगियन कैप्सूल का डायग्राम बहुत पूछा जाता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि भाई ये जो हमने फोटो बनाई है यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। मैलपीगियन कैप्सूल इज ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, दोनों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट कम्स हमारा नर्वस सिस्टम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा डिफरेंसेस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के डिफरेंस, न्यूरॉन का डायग्राम पूरा पढ़ के जाना, माइलिन शीथ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो डायग्राम है ये डायग्राम बेस्ड आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। फिर इस साल ना रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्सेस के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कुछ कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं, कुछ इन्नेट रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कौन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ है, जैसे 1 लाइन वाला जो हो गया ना कि पूरी लाइन दे दी एंड टेल द टर्म फॉर द गिवन लाइन, उसमें CSF और मेनिंजेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिमेन पेपर में भी और 2025 का जो तुम्हारा फाइनल पेपर था। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों फेमस टॉपिक्स है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन करके वो क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई कोई बच्चा है अगर वो कैरम बोर्ड खेल रहा है या फिर वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है एंड उसके बाद वो कुछ लिख रहा है या उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, फोकस कर रहा है, सोच रहा है तो सेरिब्रम, एंड उसका बॉडी का पार्ट कोई अपने आप मूव कर रहा है या फिर कोऑर्डिनेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो उसके लिए सेरिबेलम। ठीक है, तो इसकी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड फंक्शंस तो सारे पार्ट्स पढ़ेंगे भाई, ऐसा थोड़ी हर बार सेरिबेलम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ये तुम पढ़ के जाओगे। सेरिबेलम, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल, रिसेंटली एक क्वेश्चन था, तो देखो मर्ज करके दे दिया कि बैलेंसिंग के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो आपको ऑड टर्म आउट करनी थी। सेरिबेलम बैलेंस करता है और हम सेंस ऑर्गन्स में सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल के बारे में भी पढ़ते हैं, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। फिर आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, इनके नाम तो तुम नहीं पढ़ते हो बट द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। ये भी देखो बेस्ड ऑन नर्व्स नंबर ऑफ नर्व्स इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। देन है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, अगर मैं पिछला एनालिसिस करूं तो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर में से एक है। स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ईयर डिटेल्ड, कुछ मत छोड़ना इस चैप्टर के अंदर, पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर आता है। अब रिसेंटली ईयर ऑसिकल्स पर जो हड्डियां होती है कानों में, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आपको कोई और हड्डी इन तीनों ऑप्शंस के साथ दे दी और आपको ऑड वन आउट करना था, तो जो एक्स्ट्रा हड्डी थी आप उसको हटा दोगे। यूस्टैशियन ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी ऐसी ट्यूब है जो कानों में एयर प्रेशर को बैलेंस करती है। अगेन आपको टर्म आइडेंटिफाई करनी है, पूरी डेफिनेशन दे दी यूस्टैशियन ट्यूब। मायोपिया, हाइपरोपिया, एक केस स्टडी बना दी कि एक बच्चा है जो कि बैठा हुआ है
है लास्ट बेंच पर और उसको नहीं दिख रहा है ठीक से, तो उसको क्या होगा। एस्टिग्मैटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, कैटरेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जितने भी तुमने आईज के डिसऑर्डर्स पढ़े उसमें से 4 ये बहुत फेमस क्वेश्चंस बनते हैं। एकोमोडेशन ऑफ आई एमसीक्यू में आया हुआ था, अडेप्टेशन ऑफ आई भी एमसीक्यू में आया हुआ था। पाथ ऑफ लाइट रे की फायरवर्क है कोई और तुम किसी चीज को देख रहे हो, तो भाई लाइट रे का पाथवे बता दो कि सबसे पहले कॉर्निया में गई, फिर उसके बाद हमारा उसका रिफ्रैक्शन हो गया, फिर प्यूपिल से एंटर करती है, प्यूपिल से एंटर करके विट्रस ह्यूमर एंड देन रेटिना एंड लास्ट में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्वेश्चन आता है, अगेन यू हैव टू आंसर इन द फॉर्म ऑफ टर्म कि कौन सी ऐसी नर्व है कि जो भी आप देख रहे हो वो रेटिना से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। सेम ऑडिटरी नर्व के ऊपर भी फाइंड द टर्म या टेल द आंसर ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। एक्वस और विट्रस ह्यूमर दोनों के कंपोजिशन का डिफरेंस याद करके जाना। अब पिछले साल के ये क्वेश्चन देखो बार बार आए हुए हैं, क्या क्या, इक्विलिब्रियम और सेमी सर्कुलर कैनाल मैंने पीछे लिखा। इक्विलिब्रियम तुम्हारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आएगा जो कि वेस्टिब्यूल करता है, वेस्टिब्यूल, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल तुम्हारा डायनामिक इक्विलिब्रियम कंट्रोल करते हैं, यानी कि कोई अगर गोल गोल घूम रहा है तो कोई उन्होंने कथक डांस दिखा दिया या फिर कोई भी पर्सन है जो गोल घूम रहा है और फिर उसको चक्कर आ गए, तो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ वाला एग्जाम्पल तुम लिख कर आओगे और तुम सेमी सर्कुलर कैनाल की फंक्शनिंग बताओगे। फिर आता है बेटा आंखों के अंदर, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आम आंखों की प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो कि आंखों को लुब्रिकेट करके रखता है। आंसू के ग्लैंड्स जो बेसिकली हमारी आंखों में जो पानी है उसको आंसू बोलते हैं, टीयर बोलते हैं, एंड उसमें लगातार एक एंजाइम बनता रहता है जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है लाइसोजाइम, पूछा हुआ था पिछले साल। आइरिस और प्यूपिल, प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज आइरिस। सिलियरी बॉडी के ऊपर पिछले साल एमसीक्यू पूछा गया था, जो सिलियरी बॉडी है और सस्पेंसरी लिगामेंट है वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो सिलियरी बॉडी के साथ ई साउंड आ रही है, आइरिस डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट में एल से हमने याद किया था वो लेंस को डायरेक्टली कनेक्ट करके रखता है। और ये दोनों ही सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट आंखों के अंदर पड़ी हुई एक डार्क पिगमेंटेड लेयर कोरोइड की ही फ्रंट की एक्सटेंशन है। फिर रॉड्स एंड कॉन्स में रोडोप्सिन और कॉन्स का आयोडोप्सिन दोनों के नाम के ऊपर क्वेश्चन आया कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो डिम लाइट में हेल्प करते हैं और उनका पिगमेंट बताओ। डिम लाइट में रॉड सेल्स हेल्प करते हैं, उनका पिगमेंट है रोडोप्सिन, और कलर्स देखने के लिए कौन सेल्स हेल्प करते हैं जिनका पिगमेंट है आयोडोप्सिन। ठीक है, सो ये हमारे, अच्छा डायग्राम भी आता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि पूरी आइज का स्ट्रक्चर दे दिया, ABCD लगा दिया और तुमको उसके फंक्शन के साथ मैच करना है। तो बेटा हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए। एंडोक्राइन सीक्रेशन जो चैप्टर है इसके अंदर ग्लैंड्स और उनकी सीक्रेशंस आती हैं। रिसेंटली पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन सा मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस में हार्मोनल डिफरेंसेस कौन से, तो डायबिटीज मेलाइटिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरोटिक और वेसोप्रेसिन हार्मोन। फिर आता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एमसीक्यू आया हुआ था, फोटो दे दी एंड एक बंदा दिखा दिया जिसकी आंखें बहुत बाहर निकल रही हैं, तो प्रोट्रूडिंग आईज है अगर किसी की तो दैट इज ड्यू टू व्हाट, हार्मोन डेफिशिएंसी। एब्रीविएशंस बनती है इस चैप्टर में से, जैसे ACTH के ऊपर पूछ लिया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एब्रीविएशंस इस चैप्टर में जो भी तुमको शॉर्ट फॉर्म में दिख रही है वो करके जानी है। इंसुलिन, पेनक्रियाज के हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इंसुलिन के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस में है ना। फिर है हमारे पास एड्रीनलिन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, एड्रीनलिन है। ऑक्सीटोसिन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि यूटेरस की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन करा रहा है। डायूरेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन आया था, तो टी, कॉफी, अल्कोहल आर द डायूरेटिक सब्सटेंसेस जो कि डायूरेसिस कॉज करते हैं। आयोडीन का क्या यूज है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है। तो ये ना कुछ बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब भी ये चैप्टर उठाओगे तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम पढ़ते हो, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एंड लेबलिंग्स आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो एंडोमेट्रियम पे आ गया कि यूटेरस की सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, यूटेरस और यूरेटर्स क्योंकि सिमिलर साउंड है तो इसके ऊपर डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यूरेटर और यूटेरस में क्या डिफरेंस है। यूटेरस इज द पार्ट ऑफ मदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरेटर्स इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी से यूरिन कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में दे रहा है। ये क्वेश्चन भी था। टेस्टिस क्या टीएस, लेबलिंग्स एंड फंक्शंस मैच द फॉलोइंग में। ट्विंस, दोनों ट्विंस में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या डिफरेंस है, 2025 के फाइनल पेपर का क्वेश्चन है। फिर ग्लैंड्स और देयर सीक्रेशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों के फंक्शंस।
अल्कलाइन सिक्रीशन, फूड, वो सब मेन जो पॉइंट्स है वो तुमको करने हैं। ग्राफियन फॉलिक्यूल के ऊपर 2025 का क्वेश्चन आया कि ओवरी के अंदर जब ओवम मैच्योर हो जाता है तो उस फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं आया बट एक्सपेक्टेड है कि स्पर्म जो है वो फॉर्म कहाँ हुए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंपॉर्टेंट बेटा। लीडिक सेल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लीडिक सेल्स का क्या काम है, लीडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफ्रेंशिया, पहले रेटेटेस्टिस फिर वासा एफ्रेंशिया फिर एपिडिडाइमस, देन उसके बाद तुम्हारी स्पर्म डक्ट जिसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं, एंड देन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को मेल्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्लासेंटा के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्लासेंटा जो है वो कैसे हेल्प करता है बच्चे के अंदर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस के अंदर। एंड जो हमने कोरियोनिक विलाय और प्लासेंटा के विलाय पढ़े थे वो सब तुमको पता होने चाहिए। देन कम्स हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो ये थोड़ा छोटा है। ह्यूमन एवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और पेपर्ड मोथ जिसको हम बिस्टन बेटुलारिया बोलते हैं, इसके ऊपर एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रालोपिथिकस के बॉडी फीचर्स पूछे गए थे अभी रिसेंटली, तो तुमको ना कुछ बॉडी फीचर्स सबके पता होने चाहिए। होमो इरेक्टस भी इंपॉर्टेंट है। देखो होमो इरेक्टस और मॉडर्न मैन से डिफरेंस कंपेयर करके पूछा जा सकता है कि भाई मॉडर्न मैन के तो ये फीचर्स हैं, बट ऑस्ट्रालोपिथिकस में क्या था, होमो इरेक्टस में क्या था, होमो हेबिलिस में क्या था। सो ये तुमको बॉडी फीचर्स, आसान चैप्टर है, एक बार माइंड मैप देख लेना, मन ना भी हो एक बार माइंड मैप देख लोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, अपेंडिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, विजडम टूथ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बॉडी हेयर के ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं आया बट बॉडी हेयर बहुत आसान है यार, है ना। फिर आता है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इग्नोर मत करना, 8 नंबर पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन 2-3 नंबर का अभी तक आ रहा है, बट इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखो बोरिंग चैप्टर है बट आपको टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन जो सेंचुरी वाइज हो रहे थे ना, सेंचुरी नहीं सेंचुरी वाइज जो हो रहे थे कि पहले टूल रेवोल्यूशन आया, फिर इन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर के बाद अपना साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से पॉपुलेशन बूम हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। फूड चेन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो कितना सिंपल टॉपिक है बट फूड चेन के ऊपर हर बार क्वेश्चन आया है। स्टार्ट होता है ऑटोट्रॉफ से, फिर जाता है ये हमारे हेटेरोट्रॉफ्स के पास। हमेशा जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक्वेटिक फूड चेन है या फिर कोई भी ग्रासलैंड वाली फूड चेन है, स्टार्ट तो हमेशा ग्रीन वाले से होगी, फिर उसके बाद अपना हर्बीवोर, फिर कार्निवोर एंड देन लास्ट में टॉप कार्निवोर। डेफिनेशन पॉपुलेशन में से डेमोग्राफी, निटालिटी, मोर्टालिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर आते हैं। पिछले साल निटालिटी के ऊपर 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी गई थी। और बायोमेडिकल वेस्ट, ये तो तुम्हारा पॉल्यूशन में होना चाहिए था जो मैंने यहाँ लिख दिया। बायोमेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन में क्वेश्चन आया हुआ था। बायोमेडिकल वेस्ट को बर्न करने के लिए हम इंसिनरेशन का इस्तेमाल करते हैं। पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन ने बहुत नाम कमाया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या है एयर पॉल्यूशन के, सीक्वेंस वाइज नाम एटलीस्ट पता होंगे तो तुम लिख कर आ जाओगे। स्वच्छ भारत अभियान बहुत फेमस टॉपिक है भाई, स्वच्छ भारत अभियान इतना आसान, और स्वच्छ भारत अभियान के क्या एम है, 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। स्मोक की डेफिनेशन आई हुई है, एयर पॉल्यूटिंग गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ये तुम्हारा ऑड वन आउट में आया हुआ था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो हमारी गैसेस है दीज आर वेरी हार्मफुल। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हार्म करती है बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटिंग गैसेस हैं। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कौन सी है, मीथेन एंड CO2। ग्लोबल वार्मिंग को एयर पॉल्यूटिंग गैसेस से कंपेयर मत करना। एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के क्या कॉजेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं पढ़ के जाओगे तो भी ये तो कर ही आओगे, ठीक है। तो पॉल्यूशन 8 नंबर का आता है भाई। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हमने कर लिए उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर्स तो सारे ही देखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं। तो बेटा ये है पिछले कुछ सालों की रिसर्च, बट आपको फिर भी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक एडवाइस दे रही हूँ, कोई चैप्टर पढ़ने का मन ना हो, लास्ट मिनट रह गया हो, तैयारी नहीं की है, तो माइंड मैप जरूर देख जाना या वन शॉट जरूर देख जाना, छोड़कर मत आना, क्योंकि तुम्हारा 80 नंबर का पेपर इन 15 चैप्टर्स में से बनने वाला है। एंड 80 नंबर का पेपर सोच रहे हो तो हर चैप्टर की अपनी अपनी एक वेटेज है। अब 2 या 3 नंबर भी मिस आउट नहीं कर सकते हो। बट आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। तुम्हें एक तरीका मिल गया कि तुमको कैसे
कौन से टॉपिक सबसे पहले एटलीस्ट पढ़ने हैं। सो दैट्स इट मेरे बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं तुम्हारा। आई होप इट हेल्प्ड यू। गुड लक, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।